हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा। आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि मेंटेनेंस केस में आप रिप्लाई फाइल कैसे करें और अगर आपके ऊपर हैवी मेंटेनेंस लग गया है तो उसको कम कैसे करने की कोशिश करें। देखिए, जब भी वाइफ मेंटेनेंस की डिमांड करती हैं तो लगभग आप जान लीजिए आपके ऊपर मेंटेनेंस लग जाना तय हो जाता है, जब वो कंडीशंस नहीं है कि वो ना एडल्ट्री में रह रही हो, ना ही उसका सोर्स ऑफ इनकम हो, ना उसके पास जॉब हो, ना कोई इन्वेस्टमेंट हो, तब उसको मेंटेनेंस मिलना कंफर्म हो जाता है। ये एडमिटेड फैक्ट है और आप एज एन हस्बैंड जानते हैं कि यार अब तो मेंटेनेंस मुझे देना ही देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपकी लड़ाई होती है कम करने की। अमूमन क्या होता है, कभी कभी मोर देन आपकी इनकम कोर्ट जो है मेंटेनेंस बांध देता है। जब आपकी वाइफ ने फॉल्स पेपर्स लगा दिए होते हैं कि इनकी रेंटेड इनकम है, इनकी इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर है, इनको मनी फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेस आता है अपार्ट फ्रॉम द सैलरी, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके ऊपर कोर्ट हैवी इंटरिम मेंटेनेंस बांध देता है। तो आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि यार मैं तो, मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, मेरे जो है एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं, मेरे हाउस होल्ड खर्चे जो भी हैं, मेरे लोन्स हैं, मेरी ईएमआईज हैं, सारी की सारी चीज़ें मेरे पास हैं, लेकिन कोर्ट ने एक हैवी मेंटेनेंस बना दिया। तो आखिरकार मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो मैं कमाता किसके लिए हूँ? ये मन में आपके क्वेश्चन आ जाता है। अब आप लोगों से पूछते हैं जाके कि भाई साहब बताइए मेंटेनेंस को हम कम कैसे करें या इसको देने से बचे कैसे? तो जनरली लोग कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है, और ये सच भी है, यू विल हैव टू पे। अब उसको कम कैसे करना है? कम आप करेंगे जब आपके ऊपर मेंटेनेंस का रिप्लाई आपको फाइल करना होगा। देखिए, जो भी रिप्लाई फाइल करना होगा वो बहुत सोच समझ के करना होगा। जल्दबाजी में रिप्लाई अगर आप फाइल कर देते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। आज मैं आपको 5 गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो इंटरिम मेंटेनेंस की कंडीशन में आप लोग करते हैं रिप्लाई फाइल करते समय। आज मैं उन्हीं को डिस्कशन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ फॉलो करिए। और अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, चाहे मेरे लखनऊ चैम्बर या दिल्ली चैम्बर में, तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए। व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन का नंबर है, या किसी मामले पर मेरा लीगल ओपिनियन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको किसी भी मामले में इंटरिम मेंटेनेंस का रिप्लाई फाइल करना है तो बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही बैलेंस तरीके से ऑब्जेक्शन या रिप्लाई उसको फाइल करना है। अगर आप ऑब्जेक्शन अप्रोप्रिएटली नहीं फाइल करते हैं और उसकी इररिलेवेंट फैक्ट्स पर जो भी आपकी वाइफ ने कहे हैं ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते हैं, तो आप यकीन मानिए यू विल हैव टू पे हैवी मेंटेनेंस टू योर वाइफ। तो प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे बड़ी आती है कि अब हम आखिरकार उसमें लिखें क्या, ऑब्जेक्शन में या रिप्लाई में आखिरकार हम लिखें क्या? तो आप इसको बैलेंस्ड वे में, पहली चीज़ करिए, इसको बैलेंस्ड वे में लिखिए, सिर्फ रिलेवेंट फैक्ट लिखिए। ये नहीं कि आप उसमें अपनी पूरी राम कथा लिख दें कि मेरे साथ मेरी वाइफ ने ऐसे करा वैसे करा, तो यहाँ पर आप अपने पत्ते खोल देंगे। जो भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ है जो मेंटेनेंस से रिलेटेड है वही लिखिए। बहुत ज़्यादा कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है उसमें। अगर आप कहानी लिख देंगे तो उसमें प्रॉब्लम ये आ जाने वाली है कि दैट योर वाइफ विल से शी इज़ गोइंग टू सेव हर सेल्फ। कैसे ही जब आप अपना पूरे पत्ते ओपन खोल देंगे तो 498A में अपने आप को वो सेफ गार्ड करने में सफल हो जाएगी, डीवी में सफल हो जाएगी, मेंटेनेंस में भी सफल हो जाएगी, क्योंकि वो सबका काउंटर रेडी करके आ जाएगी। क्योंकि वकील साहब लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो काउंटर निकाल लेते हैं। ठीक, अब इसमें ऑब्जेक्शन जब आपको फाइल करना है कि मान लीजिए आपकी वाइफ ने आपसे मेंटेनेंस के डिमांड, इंटरिम मेंटेनेंस के डिमांड करी हुई है, तब इसमें रिलेवेंट क्या होगा? आप कह रहे हो सर रिलेवेंट फैक्ट लिखने हैं, तो रिलेवेंट फैक्ट इसमें ये होगा कि अगर आपकी वाइफ की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, लेट से वो छुपा रही हैं, वो कह रही है कि वो एजुकेशनली क्वालिफाइड नहीं है, तो उनकी अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कोई, तो उसको आप वहाँ पर लिखिए। जब वो एडल्ट्री में रह रही हैं किसी के साथ, तो आप उसको वहाँ पर लिखिए। आपके पास एविडेंसेस हो तो आप उनको वहाँ पर लगाइए, या जो है उनका मतलब कुछ भी जो मेंटेनेंस को डिस्क्वालीफाई करने वाली सिचुएशन जो होती है
वो सारी की सारी अगर हो तो अपने ऑब्जेक्शन या रिप्लाई में आप उसको लिखिए। यहाँ पर सारी चीज़ें इन डिटेल नहीं लिखने की ज़रूरत है कि जो भी आपका मैटर हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ उतना लिखिए, सुसंगत तथ्यों को लिखिए, सिर्फ उतनी चीज़ों को लिखिए कि जितनी उससे रिलेटेड हो, यानी कि जो सिर्फ मैटर ऑफ द फैक्ट से रिलेटेड हो। हर चीज़ आपको एक ही बार में नहीं लिख देना है। अगर आप एक ही बार में सारा का सारा लिख देंगे तब आप यकीन मानिए कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि आपकी वाइफ इंटेलिजेंट हो जाएगी वहाँ पर इस दशा में कि आप अपने सारे पत्ते खोल चुके हैं और आप अपने सारे एविडेंसेस उनको एक तरीके से दे चुके हैं, तो फिर वो हर चीज़ का काउंटर रेडी कर लेंगी। अब ऑब्जेक्शन जो भी लिखिए वो बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स में मत लिखिए, उनको आप पॉइंट्स में लिखिए और सारी चीज़ें टू द पॉइंट लिखिए। ठीक है, सब चीज़ें टू द पॉइंट लिखिए, कुछ भी अलग मत लिखिए। उसके बाद आप उसमें आप अपनी पूरी लायबिलिटी लिखिए, इनकम लिखिए, एक्सपेंसेस लिखिए कि आपके लोन्स कौन कौन से चल रहे हैं, आपकी ईएमआईज क्या चल रही हैं, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस क्या हैं, आपके पेरेंट्स के मेडिकल एक्सपेंसेस क्या हैं, आप कि अगर छोटे भाई बहन, विकलांग भाई बहन है, डिपेंडेंट हैं, दिव्यांग भाई बहन है, तो उनकी एजुकेशन अगर आप इस पे खर्च कर रहे हैं तो वो अब उसके बारे में पूरी डिटेल लिखाइए। डिपेंडेंट की एजुकेशन, डिपेंडेंट के जो है मेडिकल एक्सपेंसेस, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस, आपके लोन्स, ईएमआईज और आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जितने हैं वो सारे के सारे उसमें लिखाइए, सारे के सारे उसमें दिखाइए, ताकि मेंटेनेंस की अमाउंट जो हो आपकी कम से कम निर्धारित हो। अदरवाइज अगर एक बार आपकी मेंटेनेंस की राशि ज़्यादा निर्धारित हो गई तो बिलीव मी आपकी लाइफ हेल हो जाएगी। आप कमाते रहोगे और आपकी वाइफ वो सारा का सारा पैसा लेती रहेंगी। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए आपकी वाइफ ने इसमें मेंटेनेंस के मैटर में, इंटरिम मेंटेनेंस के आर्ग्यूमेंट्स में या अपने उसमें एफिडेविट में आपके अगेंस्ट मान लीजिए एलिगेशन लगाए हैं, तो यहाँ पर आपको हर एलिगेशन के जस्टिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार एक मेरे पास क्लाइंट आया था, उन्होंने, उनकी वाइफ ने, उसके वकील साहब ने उसमें लिखाया था कि इतनी कोर्ट फीस हमने पे करी, तो उन्होंने उस कोर्ट फीस पे उसने करी, उसका भी रिप्लाई फाइल किया था। तो ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ का उसको रिप्लाई करिए, जो नहीं करना है नहीं करना है। जैसे मान लीजिए रिलेवेंट फैक्ट से मतलब वो लिखते हैं कि आप अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते थे, आप नहीं करते थे, सिंपल सा लिखिए नहीं करते थे। ये नहीं बताने की जरूरत है कि ये पहले लड़ती थी, मैं पहले लड़ता था, या इसके मायके से फ़ोन आता था, या मेरे माँ बाप को खाना नहीं दी। नो, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्पीक दीज थिंग्स। सिंपल दैट यू वर नॉट डूइंग, इट मीन्स दैट यू वर नॉट डूइंग। Nobody can force you, even Judge Sahab will not be able to force you to give evidence against you, or Mr. Advocate will not be able to force you to give evidence against you. So be very clear and specific that nobody can bound you to give evidences against you. There is a right in our constitution, that right against self incrimination. अपने अगेंस्ट आप नहीं खड़े होने के लिए बाध्य हो। Nobody can force you, even judiciary cannot force you. Okay? अब उसके बाद हम लोग आते हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको डिनाई करिए, और अब मतलब जो भी मैटर बनाइए टू द पॉइंट बनाइए। पॉइंट का मतलब यहाँ पे हो गया कि अगर जो मेंटेनेंस डिनाई करने वाले बनते हो, लॉ पर बनाइए। पॉइंट्स जो भी बनेंगे आपके लॉ पर बनेंगे। लॉ पर पॉइंट का मतलब अब उसमें एडल्ट्री अगर मान लीजिए वाइफ रह रही है तो उसमें लिखिए कि दैट एडल्ट्री का प्रोविजन ये है कि अगर लेडी एडल्ट्री में रह रही है तो शी विल नॉट बी एबल टू क्लेम फॉर द मेंटेनेंस फ्रॉम द हस्बैंड, ये उसमें मेंशन करिए। तो मतलब रिलेवेंट फैक्ट लिखने हैं, टू पॉइंट लिखना है, और दूसरी चीज़ लॉ से रिलेटेड एस्पेक्ट्स लिखने हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग रिप्लाई फाइल, ऑब्जेक्शन फाइल करने में क्या करते हैं, ऑनलाइन फॉर्मेट्स कॉपी कर लेते हैं और वही लिख देते हैं। ठीक है, तो आपका मैटर अलग होता है, चीज़ें एकदम डिफरेंट होती हैं आपकी, हर व्यक्ति की स्टोरी एकदम अलग होती है। ठीक है, तो आप कैसे ऑनलाइन फॉर्मेट से चीज़ों को कॉपी कर सकते हैं। तो सो प्लीज़ डोंट डू दिस। अगर आप ये करते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती और मूर्खता आप करते हैं, इससे आपका नुकसान हो जाएगा। पैसे जरा सब लगते हैं ड्राफ्टिंग में, एडवोकेट के थ्रू ड्राफ्ट कराइए बिना, क्योंकि वकील इसमें एक्सपीरियंस्ड होता है, उसके पास ज़्यादा नॉलेज होती है, और आप उसको ऑनलाइन उठा के सीधा सट्टा मार के टीप देंगे और रिप्लाई दे देंगे तो मेंटेनेंस जाहिर सी बात है ज़्यादा तो लगेगा ही लगेगा। इसलिए ऑनलाइन फॉर्मेट्स ना कॉपी करें, एडवोकेट्स के थ्रू कराएं। ठीक है, और ऑब्जेक्शन जो भी आप फाइल कर रहे हैं उसको बहुत सीरियसली लीजिए। ठीक है, अगर आप जहां पर उसमें ऊपर नीचे करने लगेंगे तो सारी चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। आई होप आप लोगों को क्लियर है कि मैंने जो बताया है कि ऑब्जेक्शन फाइल कैसे करना है, ये कोई मैंने लीगल प्रोसेस नहीं बताया है, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताया है।
तो आप लोग इससे शायद कुछ समझेंगे और अपने मुकदमों में फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको ऑब्जेक्शन फाइल कराना है या रिप्लाई फाइल कराना या कोई नोटिस बनवानी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताइएगा, अपॉइंटमेंट के थ्रू आइए आप, मैं आपकी रिप्लाई भी फाइल करने में हेल्प कर दूंगा, ऑब्जेक्शन रेज करने में भी हेल्प कर दूंगा, जो भी आप कहेंगे वो मैं ड्राफ्टिंग आपकी करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।